नाउ योर रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। अब ये बताइए, पिछले दिन तक हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था? पिछले दिनों तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई कर ली थी? ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया था। दिखाना बेटे, नोटबुक 2 दिन, एनसीईआरटी। हाँ यस, हम लोगों ने अभी तक जो पिछला हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। ये फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। आपको पिछले दिन ये काम दिया गया था, आज के 6 दिन पहले, 6 दिन पहले, कि आपको ग्रेविटेशन कंप्लीट आपके फेयर कॉपी में करके लाना है। आई होप आप लोगों ने फेयर कॉपी में कर लिया होगा। कर लिया नहीं कर लिया? अगर कर लिया है तो सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन मैंने चेक करने के लिए बोला हुआ है, फ्राइडे एंड सैटरडे, बिकॉज 2 दिन हमारे पीरियड थोड़ा सा कम रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे पीरियड ज्यादा होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आप फ्राइडे को अपनी कॉपियां चेक करवा लें, ठीक है ना? अब तक हम लोगों ने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 3। और टोटल कितने चैप्टर हैं साइंस में? 5 हमारे सब्जेक्ट। आज हम चौथा भी शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है? और 4th चैप्टर का नाम है बेटे, बातें नहीं यू, आपका क्या नाम है? बड़ा सुंदर नाम है ना? तो कृपा करके बात ना करें, है ना? आइए चैप्टर नंबर 11। आज मैंने बुक अपलोड नहीं करी है, आज मैं बुक और इससे रिलेटेड जो सोल्यूशन है वो आज मैं अपडेट कर दूंगा आपके टीचमेंट ऐप पर आज ही, ठीक है ना? शाम को मैं दोनों अपडेट कर दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। बेटा एक वो चेयर ले आओ, ये किताब रखने के लिए, ऐसे कहाँ हाथ में लेता रहूंगा। आइए, पहला पॉइंट आता है बेटे, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे इज वर्क। वर्क क्या होता है? काम। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। शुद्ध भाषा में बात करें तो कार्य। तो कार्य है क्या? व्हाट डू मीन बाय वर्क? जो हम करते हैं। स्कूल का वर्क वर्क है नहीं, भाई साइंस के लैंग्वेज में आप बात करिए, व्हाट डू मीन बाय वर्क? अच्छा चलिए, ये बोर्ड है, बोर्ड है ना? हमने बोर्ड पे धक्का मारा, ये खिसक ही नहीं रहा है, खिसक ही नहीं रहा है। क्या मैंने बोर्ड पे वर्क किया? साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई वर्क नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो वर्क है क्या? अच्छा, अब मैंने काम किया, अब किया है, दिस इज सेड टू बी वर्क। तो अब आप डिफरेंस अंदाजिए, जैसे कुली होता है, कुली कहाँ पे कुली है ना, कुली इमेजिन करिए, कुली है, कुली अपने सर पर बोझ रखकर प्लेटफॉर्म पर चलता है,
तो क्या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुली ने वर्कआउट किया? भाई आपका सामान एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले गया, आपसे पैसे मांगेगा, तो क्या उसने कोई कार्य किया? चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे, कार्य किया या कार्य नहीं किया, वर्क डन हुआ या वर्क डन नहीं हुआ। जिम, अनदर एग्जांपल, वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, जिम। आप सभी बच्चे जिम को देखा ही होगा, वहां आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग का काम होता है, बहुत बड़े उठाते हैं, फिर ऐसे ऊपर उठा के नीचे रखते हैं। क्या साइंस ऑफ व्यू से उन्होंने उठाया, ऊपर ले गए, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं फिर उसको नीचे रख दिया ना। तो क्या उन्होंने कोई वर्क किया? पसीने पसीने हो जाते हैं, हालत ढीली हो जाती है, बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं है। बड़ी समस्या होगी अब तो। भाई इतना काम करते हैं, पसीने बहाया, पूरी दीवार में ताकत लगा दी, दीवार पीछे नहीं गई, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। दिन भर वर्कआउट करते रहे, कूली ने बेचारे ने एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सारा आपका सामान भेजा, लेकिन कोई वर्कआउट नहीं हुआ। तो फिर वर्क क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? बताइए, नहीं समझा? बड़ी दुखद। एक छोटी सी चीज बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, वर्क, और आज मैं पूछ रहा हूं तो आप बता भी नहीं पा रहे। मैंने इतने एग्जाम्पल भी दिए फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुछ समझ में आया? समझाएं क्या? चलिए समझते हैं। सपोज ये टेबल है, क्या है ये? दिस वन इज योर टेबल, लाइक दिस। इस पर हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया। सपोज दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द टेबल, दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द टेबल। ये टेबल पे लाई कर रही है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने एक फोर्स लगाया, जरा देखिए यहां से, ये है ना पॉइंट, यहां से आपने एक फोर्स लगाया एफ। क्या लगाया? फोर्स लगाया, एफ लगाया। कितने डिग्री पर लगाया? माना कि थीटा डिग्री पर लगाया। एंगुलर फोर्स लगाया, जैसे कि हमने अभी मैं इसके हाथ को पकड़ूं, ऐसे खींचूं, तो हाथ फोर्स कैसा लग रहा है? एंगुलर। ग्राउंड के साथ इमेजिन करिए, इस प्रकार का फोर्स लगेगा। तो हम बात करते हैं एंगुलर फोर्सेस की, क्योंकि अगर हम एंगुलर फोर्सेस निकाल लेंगे तो हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर फोर्स को निकाल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर वर्क डन को निकाल सकते हैं। समझ गए ना? तो आइए हम इमेजिन करते हैं, अब जब हमने इसे फोर्स लगाया, इसको पुल किया, तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ गया। माना कि यहां था, यहां आ गया, यहां आ गया। कितना बढ़ गया आगे? माना कि एस डिस्टेंस मूव कर गया। कितना डिस्टेंस मूव कर गया? और अब ऑब्जेक्ट कहां गया? ये आ गया। गिरने ही वाला था लेकिन गिरा नहीं, गिरने ही वाला था लेकिन गिरा, क्योंकि आधा से ज्यादा पीछे है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आप क्या लिखते हैं? द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज वर्क इक्वल टू applied force into horizontal distance, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें, देन W इक्वल टू होता है F इंटू एस। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वास्तव में वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू हॉरिजेंटल फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा मूव किया है? हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटल फोर्स इंटू डिस्टेंस, हॉरिजेंटल फोर्स इंटू, क्योंकि ये एफ है, आप इसको तोड़ोगे तो ये फोर्स बनता है एफ कॉस थीटा, और ये वाला बनता है एफ साइन थीटा। हमने इसको तोड़ा, ध्यान से समझिएगा।
इस फोर्स को तोड़ दिया, ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स का ऊपरी हिस्सा, फोर्स का क्षैतिज हिस्सा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। तो हमारे बेटे वर्क का फार्मूला क्या हो गया, W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, और W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, ये वर्क का फॉर्मूला है। एक फार्मूला है W इक्वल टू एफ एस, दूसरा फॉर्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क है क्या, ये बात तो वहीं की वहीं रह गई, इस बात में कोई चेंज नहीं आया कि वर्क क्या है। देखिए, द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मन क्या होता है, गुणा, प्रोडक्ट मन क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ horizontal component of the force, horizontal component of the force and the distance traveled by the body। जिस पर्टिकुलर बॉडी पर फोर्स लगाया गया उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जितनी दिशा वो मूव कर गया। जैसे अभी मैंने कहा था कि मैंने इस चेयर को पकड़ा और आगे की तरफ कर दिया तो हमने फोर्स लगाया, और कितना ये मूव करा। अगर हम फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क। क्या मिल जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है, जैसे कभी मैंने कहा कुली आपके सामान को लेकर गया, किसको लेके गया, और आपने कहा कि आपने कोई काम नहीं किया। देखिए कैसे, देखिए कुली है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म, क्या है ये रहा आपका कुली, बेचारा कुली सर पे बोझा रखे हुए हाथ से पकड़ लिया, जा रहा है भागता हुआ। कहाँ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है। तो इसका टोटल फोर्स किधर की ओर लाई कर रहा है, नीचे की ओर, mg वेट, ठीक है ना, सारा वजन नीचे की ओर जाएगा ना। और ये किधर जा रहा है, ये है मोशन की डायरेक्शन s, यहां से यहां तक s, और ये आपका है f और s के बीच में कितने एंगल का कोण है, बताइए, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो वर्क डन जीरो क्यों हो गया भाई, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है, एस की वैल्यू है, लेकिन कॉस कितना है 90, और कॉस 90 क्या होता है, शून्य, जीरो। यानी कि अगर किसी अंक को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाता है, कुली वाले को समझा देना, अब कभी जाना इतना यहाँ आ जा, कुली आया, देखो भाई तुमने इतना बोझ रखा, इतना काम किया, यहां से यहां तक गए, लेकिन अगर हम साइंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो cos 90 बनता है, और cos 90 का मान क्या होता है, जीरो। इसलिए आपने कोई काम, तो मनी शून्य नहीं बना, और फिर वो क्या करेगा, फिर लड़ाई हो जाएगी आपकी, ये क्या तरीका है, ये कैसी साइंस है, लेकिन ये साइंस होती है। अच्छा, दूसरा होता है, जैसे मैंने दीवार पर फोर्स लगाया और दीवार हटी नहीं, तो क्या मैंने वर्क डन किया, नहीं किया। क्यों, क्योंकि वर्क डन होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, फोर्स का होना जरूरी है, एस का होना जरूरी है, यानी कि डिस्टेंस का मूव होना जरूरी है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूवमेंट होनी चाहिए। और कॉस थीटा में थीटा 90 ना हो, कॉस थीटा में थीटा 90, क्योंकि अगर थीटा 90 हो गया तो कॉस क्या हो जाएगा 90, और कॉस 90 का मान होता है शून्य। तो कितना भी आप वर्क डन करें मामला शून्य है। जैसे हम बोर्ड वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, वेट को उठाया, सीधा ऊपर ले गए, हालत खराब हो गई, फिर उसके बाद नीचे लाए, फिर वहीं रख दिया। ऐसी सिचुएशन में देयर इज नो मूवमेंट, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, और एस का मान क्या है, जीरो, जहां था वही है। तो एस जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया भाई, देखो ये वर्क डन एक ही परिस्थिति में जीरो होगा, या तो एफ जीरो हो, या तो एस जीरो हो, या थीटा 90 हो। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो वर्क डन होगा।
अगर ये तीनों कंडीशन है तो वर्क डन नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशन है तो वर्क डन नहीं होगा। आई होप वर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क की। वर्क के टाइप कितने होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा ये जरा देखते हैं। इफ थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा क्या है? एक्यूट है, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसे? अगर थीटा, जैसे आपने ये बल लगाया, माना कि 60 डिग्री पे लग रहा है, तो ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। द एंगल विच इज लेस देन 90, द एंगल, रोक दिया बीच में, द एंगल विच इज लेस देन 90 इज एक्यूट। वो क्या होता है? एक्यूट होता है ना। और अगर एक्यूट होगा तो सारा मामला पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीरो से लेकर cos जीरो का मान कितना होता है? मैक्सिमम। cos जीरो का मान कितना होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम माने 1। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। और 1 साइंस के लिए क्या होता है? 1 साइंस के लिए क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। साइंस में 1 क्या है और 0 क्या है? याद रखो भाई, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो आप क्या समझोगे? द सर टॉकिंग अबाउट 1। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? 1 के बारे। अगर मैं मिनिमम के बारे में बात करता हूँ तो 0। यानी कि साइंस में जो भी वर्क करेंगे वो 0 to 1, मिनिमम टू मैक्सिमम। 1 मैक्सिमम है, 0 मिनिमम है। समझ में आ गया? अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई, इफ थीटा इज एक्यूट, देन इसको मिटा देता हूं, फिर लिखते हैं। इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर थीटा क्या है? 90 से छोटा है, देन वर्क इक्वल टू पॉजिटिव। तो वर्क डन आपका क्या, वर्क डन क्या होगा? क्लियर हो गया ना? कंसेप्ट क्लियर है ना सारा? अच्छा, दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 90, देन वर्क डन इक्वल टू, इतने देर से ये तो पढ़ रहा था। अगला, इफ थीटा इज लेस देन 90, थीटा क्या हो? ग्रेटर देन 90। थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो मामला क्या चला जाएगा? देन वर्क डन इज, जो 90 से ज्यादा होगा वो मामला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एक्यूट, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। समझ में आ गया ना? एक्यूट एंगल हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज हो गया। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है आपका आने वाले सेमेस्टर में, क्योंकि FA2 का पेपर में बना चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा, ऐसे ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं, ये सारा सिलेबस SA1 का है। किसका है ये? तो ऐसे में ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, जीरो, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, व्हाट इज वर्क डन। समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में करनी है। आइए अब एक सवाल उठाते हैं आपके लिए। आइए छोटा सा सवाल उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 11.1 आपके लिए है, 11.2 में कर रहा हूं। ऐसा बोर्ड है ये, देखो कपड़ों के क्या हालत हो जाते हैं। आपकी कोई बहन 11वीं पढ़ती है, क्या नाम है? कंचन। चेहरा काफी मिलता जुलता है। आइए आगे चलते, प्रॉब्लम रहती है। एक सवाल छोटा सा सवाल है। ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज, वही जो मैंने अभी कहानी सुनाई कुली वाली। A porter lift a luggage of 15 kilogram from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. एक पोर्टर था,
उसने यह है ग्राउंड, ठीक है। इसने यहां से सामान उठाया और पृथ्वी से 1.5 मीटर पर इसको यहां रखा। एक पोर्टर था सामान को रखने वाला, यहां से उसने सामान उठाया और उस सामान को उसने कहां पुट किया, 1.5 मीटर ऊपर। पोर्टर लिफ्ट ए लगेज 15 किलोग्राम। अच्छा, इसका वजन कितना था बेटा, 15 किलोग्राम। इसका वजन कितना लाई कर रहा था, 15 किलोग्राम। इसने इस 15 किलोग्राम को उठाया और 1.5 मीटर ऊपर ले गया और यहां पर रख दिया। यहां पर कोई दिक्कत भाई किसी को? अब ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब आपको बताना है उसने लगेज पर कितना काम किया, उसने लगेज पर कितना काम किया, ये बात आपको बताना है। लगेज पर कितना वर्क किया। ओके, आइए देखते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, जब फिजिक्स के जो सवाल होते हैं ना, सम्स नहीं कहते ना, सवाल कहते हैं, उसे सिंपल सी भाषा में न्यूमेरिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल्स है, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन। सबसे पहले गिवन रखिए। मैंने कई बार बता चुका हूं मैं अब कि सवाल में क्या दिया गया है, इन बातों को आपको फटाफट लिखना होता है। तो क्या दिया गया है, मास ऑफ लगेज। क्या दिया गया है, मास ऑफ लगेज कितना दिया गया, 15 किलोग्राम। और मास ऑफ लगेज को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एम। मास है ना, मास ऑफ लगेज 15 किलोग्राम। एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो आप हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई, एंड डिस्प्लेसमेंट एस कितना है बेटे, 1.5 क्या मीटर। ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है वर्क डन, आपको क्या निकालना है, वर्क डन W इक्वल टू हाउ मच। क्या निकालना है, वर्क डन W निकालना है। और अब हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन। क्या निकालेंगे, सोल्यूशन माने हल करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं। वर्क डन इक्वल टू, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे भी है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी इनटू डिस्टेंस s। मास कितना है, 15 किलोग्राम। ग्रेविटी का मान मैंने आपको उस दिन भी बताया था 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप अपनी सरलता के लिए इसको ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस दिन जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था कि जी का मान होता है 9.8। तो आइए ले लेते हैं, ये हो गया क्या 10, ये क्या हो गया 1.5, तो कितना हो जाता है 225 जूल। हो गया भाई। देखो 15 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से 15 आ जाएगा, 15 50 जा 15 हम 225 आंसर। क्योंकि वर्क डन निकाला है तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। याद रखिएगा यूनिट है कुछ, जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वर्क की यूनिट, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये क्या होता है, न्यूटन। और जूल, वर्क एंड जूल। समझ में आ गया भाई। अब हम अगली बात करेंगे। अगली बात आ जाती है एनर्जी। जो किताब में आपसे दिया गया है ना, जितना आपकी किताब में दिया गया है उससे कहीं ज्यादा मैंने पढ़ाया है कि आप थोड़ा सा प्रॉपर वे में हर चीज समझ सकें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हर चीज क्लियर रहेगी तो ठीक रहेगा।
वर्क, वर्क एंड टाइप ऑफ वर्क। वर्क सीखा, फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, टाइप ऑफ वर्क। तो टाइप ऑफ वर्क कितने प्रकार के, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और अब हम सीखेंगे एनर्जी। The next point is आप क्लास में बैठिए। हाँ भाई, आज हम किसकी बात करने चल रहे हैं? नया पॉइंट क्या है हमारा, एनर्जी। क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? ताकत। वो जो कहते हैं तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है ये काम कर सके, कितनी एनर्जी, तो एनर्जी है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये देखते लिखने की डेफिनेशन जरूरत है नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब बात आती है व्हाट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? एनर्जी आर 2 टाइप्स, 1 kinetic energy and second one is your potential energy। एनर्जी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क बाय virtue ऑफ इट्स मोशन। किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता है उसके गति में होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय virtue ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने तीर उठाया, तीर को कमान पे चढ़ाया और तीर को छोड़ा, अब तीर किसमें है? मोशन में। अब मोशन के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता है, वो जाके टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, अगला बात आती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन। किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं दोनों के एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये चीजें एग्जांपल से ही क्लियर होंगी प्रॉपर। जैसे हमने इस डस्टर को उठाया, डस्टर के कवर को बड़ी मेहनत से उठाया, यहां तक ले आए और मैंने इसको यहां रख दिया, माना ये रुका हुआ है। अब इसमें कौन सी एनर्जी है? अब इसमें कौन सी एनर्जी है इस समय? पोटेंशियल। इसके अंदर कार्य करने की क्षमता है ड्यू टू virtue ऑफ इट्स मोशन, क्योंकि ग्राउंड के सर्टेन हाइट पर है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, देखो नीचे जा रहा है, तो ये किस एनर्जी की? ये एनर्जी जो आई नीचे की जाने वाली, ये किस कारण से आई? बाय virtue ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी विशेष स्थिति के कारण, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड से ऊपर रखा। और वो एनर्जी आई कैसे? जब आपने इसे ग्राउंड से ऊपर किया तो आपने काम किया ना इसमें, तो वही एनर्जी इसमें क्या हो गई? स्टोर हो गई, और आपने इसे छोड़ा तो नीचे की ओर गई। समझ में आ गया? ये अब हम दोनों एग्जांपल एक साथ लेके चलते हैं। देखिए, हमने धनुष लिया, धनुष तीर, बो, ध्यान दीजिएगा, बो लिया, बो माने धनुष, उस पर तीर चढ़ाया और धनुष को खींच दिया ना। अब इसमें कौन सी एनर्जी है? खींचा हुआ, बिल्कुल भाई, हमने लगाया, फिर हमने तीर को खींचने में काम किया, तीर को खींचा, काम किया, वर्डन क्या नहीं किया, वो वर्क डन जो आपने तीर को पीछे खींचा। अब पोजीशन क्या आ गई? पोजीशन में आ गया।
द एनर्जी पोजेड बाई बॉडी बाई virtue ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें कौन सी एनर्जी है? अगर आप तीर को छोड़ दें ऐसे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो अभी आपने तीर के अंदर भरी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी तुरंत ही। इट मीन्स जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई भी जो एनर्जी होती है वो कभी नष्ट नहीं होती, ना आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसके रूप को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी। इस प्रकार से देखो फॉर्मुलेशन है, तुम्हारे यहाँ की नहीं है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दोनों फार्मूले बेटा, दोनों फार्मूले मैं कल पढ़ूंगा। किसकी बुक है? अभी नहीं, बैठे रहिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमें करना है आने वाले समय में, वो फार्मूला है हाफ ऑफ mv²। ये फार्मूला हम कल करेंगे, कल। एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है mgh, हाफ mv² और mgh। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इन दोनों एनर्जीज को जोड़ देते हैं, एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? जो बच्चे कल मेहनत से पढ़ना चाहेंगे उनके लिए लाइव क्लास रहेगी, आ जाइएगा। कल की क्लास बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही।